आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में आधुनिक काल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो हैं हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नो बकवास सीधी बात, आओ क्लास शुरू करें। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने जो है क्या कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था। आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल कहा था। क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। ग्रियर्सन ने जो है चारण काल कहा था। ग्रियर्सन ने और राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था। आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। किसने? तो आदिकाल को जो आदिकाल कहा था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आदिकाल को चारण काल जो है ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा था वह रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया था। और राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। और आदिकाल को जो है आरंभिक काल जो है मिस्र बंधुओं ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो इनमें से जो कौन सा है जो वीर गाथा काल का कवि नहीं माना गया है? तो चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। तो इनमें से जो कौन सा कवि है जो कि वीर गाथा काल का कवि नहीं माना गया है? तो इनमें से जो वीर गाथा काल का जो कवि नहीं माना गया है तो वह नामदेव जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि नहीं माने जाते हैं। नामदेव जो हैं वो एक भक्ति काल के नामदेव जो हैं वो भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और नामदेव का जन्म जो था वो महाराष्ट्र में हुआ था 1135 में ईस्वी में माना जाता है। और चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर कवि जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल आदिकाल को जो वीर गाथा काल नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति या पृथ्वीराज रासो के
यह नहीं है। अगला प्रश्न है यह विद्यापति, चंद्रवरदायी, जगनेक, दलपति विजय या विद्यापति। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि जो माने जाते हैं वो चंद्रवरदायी, जगनेक, दलपति विजय या विद्यापति। तो इनमें से जो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं, चंद्रवरदायी जो हैं वो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चंद्रवरदायी के द्वारा जो है वो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना की गई थी, जबकि परमाल रासो के जो लेखक हैं, परमाल रासो के लेखक जो हैं वो जगनिक जो हैं वो परमाल रासो के लेखक माने जाते हैं, जबकि खुमान रासो के लेखक जो हैं वो दलपति विजय जो हैं खुमान रासो के पति माने जाते हैं। तो विद्यापति जो हैं, विद्यापति को कई उपनामों से जाना जाता है। खेलावन कवि, मैथिल कवि, कोकिल, अभिनव जयदेव आदि जो है अन्य नामों से विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति जी की जो कुल रचनाएं मानी जाती हैं वो 16 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें 13 रचनाएं तो संस्कृत में रचित मानी जाती हैं, 2 रचना कीर्ति पताका और कीर्ति लता जो है वो आवट्ट में रचित मानी जाती है, और एक है मैथिल कोकिल, एक है मैथिली जो है वो मैथिली भाषा में रचित मानी जाती है। इस तरह से विद्यापति की 16 रचनाएं मानी जाती हैं, और विद्यापति को अभिनव जयदेव, खेलावन का कवि, मैथिल कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जयदेव, चंद्रवरदायी, जगनेक या विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार माने जाते हैं, चंद्रवरदायी जो हैं वो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में जो है वो 69 सर्गों का वर्णन किया गया है, और जगनिक ने जो है वो परमाल रासो की रचना जो है वो जगनिक के द्वारा की गई थी, और वही विद्यापति ने जो है 16 रचनाएं की थी, जो 13 संस्कृत में, 2 अवट्ट में और 1 मैथिली में रचित मानी जाती है। विद्यापति को अभिनव जयदेव, खेलावन कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि कबीर की भाषा कौन सी भाषा जो है वो कबीर की भाषा मानी जाती है। ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो कबीर की जो भाषा मानी जाती है, सदुक्कड़ी जो है वो कबीर की भाषा मानी जाती है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी जो कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जो हैं, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहने वाले थे, और कबीर की भाषा को जो पंचमेल खिचड़ी कहा था वो श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। और ब्रज भाषा जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है, और कन्नौजी भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी गई है, और खड़ी बोली भी। यह तीनों ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली ये तीनों सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। खड़ी बोली को जो है वो अन्य नाम कौरवी के नाम से भी जाना जाता है।
खड़ी बोली को जो कौरवी नाम दिया गया था वो राहुल साकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं कि कटक कटान कपि कुंजर भारी दऊ भुजंग दंड तम की महिमारी डोलत धरनी सभापद खसै चले भाजी भय मारुत ग्रस है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के जो हैं वो कौन रचयिता माने जाते हैं? तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास जो हैं इन पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं। तुलसीदास जो है वो राम काव्य के कवि माने जाते हैं और तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की जो रचना है की थी, जो 1575 ईस्वी और 1631 संवत में की थी। 1575 ईस्वी और संवत 1631 संवत में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और रामचरितमानस में जो है वो 7 कांड माने जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था 1632 ईस्वी में तुलसीदास जी का जन्म माना जाता है। तुलसीदास जी के जो बचपन का नाम माना जाता है राम बोला जो है इनके बचपन का नाम माना जाता है। और तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं। तो कवि इनकी जो रचना है गीतावली है, कवितावली है और बरवे रामायण है आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। जायसी जो हैं वो एक प्रेम मार्गी कवि मानी जाते हैं और जायसी जो थे वो एक आंख के अंधे थे। कैसे थे? जायसी जो हैं वो एक आंख से अंधे माने जाते थे और इनकी जो रचना है वो अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। देव जो हैं यह भी रीति काल के कवि माने जाते हैं। नूर मोहम्मद जो हैं यह आदि काल के कवि माने जाते हैं। अनुराग बांसुरी आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर हंसते जो देखा हंस भा दसन नर हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता कौन माने गए हैं? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी। तो इनमें से जो नैन सो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर हंसत जो देखा हंस सा दसन नर हीर प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं तो जायसी जो हैं इन पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं। जायसी जो हैं वो एक प्रेम मार्गी कवि माने जाते हैं। अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम जो है इनकी रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जो हैं इनका जन्म 1889 ईस्वी में माना जाता है, जो वाराणसी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था।
ये जो है एक छायावादी कवि माने जाते हैं। एक इनकी कामायनी एक महाकाव्य रचना मानी जाती है जो कि 1935 में रचित मानी जाती है, जिसमें 15 सर्ग हैं। और इन 15 सर्गों में से इनको कभी कभी क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। इनका पहला सर्ग जो है चिंता है और अंतिम सर्ग जो है आनंद को माना जाता है। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति काव्य के माने जाते हैं, और जो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की भक्ति मानी जाती थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी जो संवत 1631 में की गई थी, और जिसमें उसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं। शिवा बावनी के रचनाकार जो हैं कौन माने जाते हैं, तो पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो शिवा बावनी के जो रचनाकार माने जाते हैं इनमें से शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं भूषण माने जाते हैं। भूषण का जन्म जो हुआ था 1613 ईस्वी में जो है भूषण का जन्म हुआ था, और भूषण जो है वो रीति काल के कवि माने जाते हैं। भूषण ने शिवा बावनी जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो भूषण जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि भी माने जाते हैं। पद्माकर भी जो है रीति काल के ही कवि माने जाते हैं, और केशव दास भी जो है एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। जगनिक की रचना परमाल रासो जो है वो जगनिक की रचना मानी जाती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि नल की और नल की गति एक करे जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशवदास। तो नर की और नल की गति एक करी जोए, यह पंक्ति जो है यह बिहारी दास जी के द्वारा रचित मानी जाती हैं। इनका कहना है कि नर की और नल की गति एक जैसी होती है, वो जितना नीचा जाता है वो उतना ही ऊपर होता जाता है। बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध के कवि माने जाते हैं। बिहारी रीति सिद्ध के कवि माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में मात्र एक रचना सतसई लिख करके इन्होंने साहित्य के जगत में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली गई थी, और जिसमें 713 दोहों, कहीं कहीं 719 दोहों का वर्णन भी देखने को मिलता है। बिहारी जो हैं वो राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, और केशवदास जो हैं वो एक अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। और केशवदास का जन्म जो है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका की स्थापना की थी 1903 ईस्वी में की थी। तुलसीदास जो हैं वो राम भक्ति काव्य के कवि माने जाते हैं, और इनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की भक्ति मानी जाती है। तो हमने अगला प्रश्न देखते हैं। हम इनमें से कम एक प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न तैयार करा रहे हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं। सखी वो मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं। अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरियोध या जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से सखी वो मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता जो माने गए हैं इनमें से मैथिली शरण गुप्त जो माने गए हैं। सखी वो व मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त माने गए हैं। मैथिली शरण गुप्त जो हैं इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव में हुआ था। और मैथिली शरण गुप्त को जो है एक राष्ट्र कवि भी माना जाता है। और राष्ट्र कवि की उपाधि जो जिनको दी गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। और मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो एक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। और ये जो पंक्ति ली गई हैं ये यशोधरा से ली गई हैं। यशोधरा जो है 1932 में रचित रचना मानी जाती है, जो कि गौतम बुद्ध से संबंधित मानी गई है कि जब गौतम बुद्ध सबको सोता हुआ छोड़ करके घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती हैं कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, कि सखी अगर वो उन्हें जाना ही होता तो वह मुझसे कहकर जाते, क्या मैं उन्हें रोक लेती। तो उसी बारे में ये बात कही गई है। अज्ञेय का जन्म जो है 1911 ईस्वी में माना जाता है। अज्ञेय जो हैं वो तार सप्तक के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो 1889 सुगनी साहू परिवार में माना जाता है। यह जो है एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने कामिनी महाकाव्य की रचना की थी 1935 में की थी और जिसमें 15 सर्ग थे। पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले कौन माने गए हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी कविता के छंदों की पर्दी से जो मुक्त कराने वाले माने गए हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले माने गए हैं। और सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है वो 1900 ईस्वी में हुआ था, कौशानी में माना जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि आदि भी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद ये भी सुमित्रा नंदन पंत भी एक छायावादी कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद भी जो है एक छायावादी कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है वो 1889 ईस्वी में माना जाता है। और महादेवी वर्मा जो हैं इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में माना जाता है। और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इनकी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं कि तितली किसकी रचना है। तितली किसकी रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो जो तितली रचना जो मानी जाती है वह तितली जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित एक उपन्यास विधा की रचना मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद जो है एक छायावादी कवि
माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी कवि माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। यह जो है 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं कि अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के जो चलचित्र के रचयिता माने जाते हैं तो महादेवी वर्मा जो हैं वो अतीत की चलचित्र की रचयिता मानी जाती हैं। अतीत के चलचित्र श्रृंखला की कड़ियाँ, यामा, रश्मि आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और श्रृंखला की कड़ियाँ जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि आदि नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि पल्लव के रचयिता कौन माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा को। तो पल्लव के जो रचयिता माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जो है वो पल्लव के रचयिता माने जाते हैं। पल्लव जो है पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद, कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि आदि भी कहा जाता है। निराला ने सरोज स्मृति नामक रचना की थी जो 1935 में रचित है, जो इन्होंने अपनी सरोज पुत्री के जीवन के आधार पर लिखी थी। जयशंकर प्रसाद भी, यह सुमित्रा नंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा यह सभी जो हैं ये छायावादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या हरिओद हैं। तो जो चिंतामणि के जो रचयिता माने गए हैं, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो चिंतामणि के रचयिता माने गए हैं। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो एक रसवादी कवि भी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी माने जाते हैं, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि जनमेजय का नाग यज्ञ जो है वो किसकी कृति है। तो सेठ गोविंद दास की, भी जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या गोविंद बल्लभ पंत की। तो जनमेजय का जो नाग यज्ञ है वो किसकी कृति मानी गई है। तो जनमेजय का जो नाग यज्ञ है यह जयशंकर प्रसाद की कृति मानी गई है, जो कि 1926 में रचित मानी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद की कृति जो है वो कामायनी मानी जाती है। एक कामायनी एक महाकाव्य जो 1935 में रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल
उड़ाते जहाँ चले प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? सिया राम शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो ये जो पंक्तियाँ मानी गई हैं, ये पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित मानी गई हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ तो कल वहाँ। ये पंक्तियाँ जो हैं भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित मानी गई हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो निम्नलिखित में से अपनी आत्मकथा हिंदी में जो सबसे पहले लिखी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अपनी आत्मकथा जो है सबसे पहले हिंदी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं किस काव्य की हैं? तो कामायनी, साकेत या यशोधरा या आंसू। तो ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं, जो यह यशोधरा रचना से ली गई हैं। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 1932 ईस्वी में रचित मानी जाती है। साकेत जो है 1931 ईस्वी में रचित है। कामायनी जो है वो 1935 ईस्वी में रचित मानी गई है। आंसू जो रचना है वो 1925 में रचित मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरों का हार, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप हमें कमेंट में देना। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय